12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस में आप देखोगे ना, छोटा छोटा क्वेश्चन 2-2 नंबर में आता है, कहीं कहीं तो 5-5 नंबर में देखा जाता है। और आपको हम बता दें कि जो 3 को समझौता आप देख रहे हो, 3 को समझौता और शिमला समझौता, ताशकंद और पंचशील, ये कहीं ना कहीं 5-5 नंबर में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से देखो तो है 7 2 नंबरिया क्वेश्चन और ये 2 नंबरिया 5 नंबरिया दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए बारी बारी से हम इसे देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है और आप कॉपी कलम इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और 2025 में आने की संभावना है 100%। आप देखो मॉडल पेपर में उठाकर सब छोटे छोटे दिया है। देखो प्रश्न निकाल क्या होता है, शून्य निकाल किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या है, लोकसभा में विपक्षी दल के क्या कार्य होता है, पंचशील समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ताशकंद समझौता क्या है, शिमला समझौता क्यों हुआ। ऐसे ऐसे कोई इस पर तो कई क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए बारी बारी से हम एक एक करके हेडिंग समझाते हैं। सबसे पहले आपके सामने है ताशकंद समझौता, क्या नाम है, प्रश्नकाल पूछा है। तो प्रश्नकाल क्या होता है, आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं और उसके बाद हम समझेंगे शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों अलग अलग हेडिंग होता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बाबू, प्रतिदिन सदन के कार्यवाही का प्रथम जो घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच, उसी अवधि को हम प्रश्नकाल कहते हैं। सदन किसे कहते हैं, पार्लियामेंट को, जहां लोकसभा राज्यसभा बैठक करती है ना, जिस भवन में, उसे सदन बोलते हैं, मतलब बैठक वह कहा जाता है। तो बैठक जहां होता है, तो बैठक के जो प्रथम घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे, उसी घंटा को हम कहते हैं प्रश्नकाल। उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कई प्रकार के प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और 11 बजे से 12 बजे के बीच ही प्रश्नकाल होता है, इसको आप याद रखना और नोट डाउन कर लेना, 2 नंबर में हो गया। शून्यकाल किसे कहते हैं, तो सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की अवधि को शून्यकाल कहते हैं। यह नियम भारत की देन है, ये किसी दूसरे देश से नहीं लिया गया है, यह भारत में अपनाया गया है नियम, और ये 1962 में ही अपनाया गया। तो शून्यकाल कब अपनाया गया, 1962 में। इसको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में आप याद रखना। अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार का तात्पर्य होता है किसी राज्य द्वारा दी गई व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुविधा होता है, जिसमें वो अपने मानसिक और अपना संपूर्ण विकास कर सके। इसमें लिख देना, जिसमें वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिया गया है, जो प्रत्येक देशवासियों को अपना अपना अधिकार लेने की आज़ादी है। तो ये लिख देना अधिकार के बारे में, कहाँ कहाँ भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है, जिसमें प्रत्येक भारतवासी को अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने की आज़ादी है। उसके बाद आपसे पूछता है बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार के ऐसा आज्ञा पत्र होता है जो अदालत के द्वारा जारी किया जाता है, अदालत के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्रकार की कानूनी आज्ञा पत्र होता है, कागजी लेटर होता है। अगर कोई पुलिस प्रशासन किसी आदमी को गैर कानूनी मामलों में दर्ज कर लिया है, मतलब कोई मतलब कि अपराध नहीं किया है, फिर भी उसे पकड़ लिया है, पुलिस पकड़ ली है, तो उस पुलिस के ऊपर अदालत के द्वारा एक कागज लिखा जाता है, अध्यादेश, इसी कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आदेश जारी किया जाता है कि उस बंदी को जल्दी से अदालत में पेश किया जाए। तो ये जो पेश करने का जो कागज होता है ना, कागजात संबंधित, उसी को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यह एक प्रकार की कानूनी आज्ञा पत्र होता है, जिसके द्वारा किसी भी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई दी जाती है। यह अदालत के द्वारा जारी किया जाता है। अदालत के द्वारा पुलिस या अन्य संस्थानों को आज्ञा पत्र दिया जाता है, ताकि बंदी को जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाए, न्यायालय के सामने रखा जाए। ये एक प्रकार के अध्यादेश जो होता है। तो यहाँ लिख लेना अपना, यह अदालत के द्वारा पुलिस या गैर संस्थानों को आज्ञा दी जाती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी बंदी मतलब जो बंद बा जेल में होकर, बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। और नीचे लिख देना, यह अनुच्छेद 32 में उल्लेखित किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अनुच्छेद में है, 32 नंबर, जिसे संवैधानिक अधिकार भी कहा जाता है।
इसके बाद आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा समानता का अधिकार, तो बताओगे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 4(14) से 18 तक के बीच के अधिकार को समानता का अधिकार कहा जाता है। समानता का अधिकार दिया गया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति को समान अवसर देने की प्रावधान किया गया है। इसमें सभी लोगों को एक समान नज़र से देखा जाता है। योजना, सरकारी योजना, गैर सरकारी योजना, सब के सब समान नज़र में समानता का अधिकार से उससे वितरण किया जाता है। ये हो गया समानता का अधिकार। जो बोले हैं ना वो लिख लेना। फिर से सुन लो, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार को समानता का अधिकार कहा जाता है। इसमें सभी नगरवासी, सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के रहने की या बिना किसी भेदभाव की लोक कल्याण करने की समानता दी गई है। तो ये अपने माध्यम से भी लिख सकते हो। समझा तो दिए हैं, मतलब इसमें बुराई, अच्छाई, गरीबी, अमीरी नहीं देखा जाता है। एकदम समान नज़र से जन कल्याण योजना जारी किया जाता है। एकदम समानता का नज़र से जो भी काम होगा समान होगा, समानता का अधिकार से। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत युद्ध जब भी आता है ना तो आपके सामने दुख बात प्रकट होता है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो कहोगे ऐसा युद्ध जिसमें रक्त रंजित न होता हो, रक्त रंजित न हो जाता हो, लेकिन हमेशा युद्ध होने की संभावना बना रहता हो, उसको शीत युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बनना शुरू होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी और इस शीत युद्ध की अंत 1991 में हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। बस इतना लिख देना, हो जाएगा। लोकसभा के विपक्षी दल के जो नेता होता है उसका कार्य क्या होता है? 2 नंबर में पूछता है। देखो, जो पार्टी जीत जाता है तो उसके विरोध में जो पार्टी खड़ा होता है ना उसी को लोकसभा के विपक्षी दल कहते हैं। जैसे आज केंद्र में विपक्षी दल कौन है? तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के कौन कौन से कार्य है वही कार्य आपसे पूछ रहा है। लोकसभा के विपक्षी दल का कार्य लिखे। तो सबसे पहला उनका काम होता है सत्ताधारी जो दल होता है ना, सत्ताधारी दल के कार्यों का आलोचना करना। कोई भी काम सत्ताधारी दल करेगा ना, समझ लेना कि विपक्षी दल उनकी नज़र में एकदम बुरा ही है, जो भी काम करता है घटिया ही करता है, मतलब आलोचना करते हैं। उस आलोचना से फायदा ये होता है कि जो उसमें खामियां होता है उन खामियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। तो सत्ताधारी दल के कार्यों का आलोचना होता है। लोकतंत्र की रक्षा करते हैं विपक्षी दल के नेता। तीसरा होता है सरकार के विरुद्ध गलत निर्णय यदि लिया जाता है तो उस निर्णय को दूर करने के लिए आंदोलन भी शुरू कर देते हैं। कौन? विपक्षी दल के नेता। 3 काम हम लिख लेना। पंचशील समझौता किसे कहते हैं? देखो, भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई, इनको चाउ एनलाई भी कहा जाता है। चीन के प्रधानमंत्री का नाम था झोउ एनलाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें तिब्बत के क्षेत्र को लेकर समझौता किया गया था। इसमें 5 प्रकार के सिद्धांतों को जारी किया गया था। 5 प्रकार के सिद्धांत: एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर हम हमला नहीं करेंगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो ये सब पंचशील समझौता में 5 को बात बोला गया था। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच समझौता किया गया था जिसमें 5 प्रकार के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ना 5 के नाम। ताशकंद समझौता किसे कहते हैं? आपको हम बता दें ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। यही वो समझौता है जिसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जो मध्य एशिया में पड़ता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता कहा के नाम से जाना जाता है। भारत के नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री किए और पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद आयूब खान ने किया था। मोहम्मद आयूब खान
इन दोनों के बीच समझौता हुआ। इस समझौता में देखोगे तो कुछ बात बोला गया था कि जैसा 1965 में जैसा पाकिस्तान और भारत के बीच जैसा रवैया था, जैसे अपनाया जा रहा था, उससे नियम को पुनः अपनाना इसका मूल मकसद माना गया था। कौन कौन? 1965 में ना हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को रोकने के लिए ताशकंद समझौता किया गया था। तो ताशकंद समझौता का लक्ष्य क्या था? युद्ध विराम को रोकना। युद्ध को रोकना। कौन युद्ध? 1965 में युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध को रोकना था। रोक लिया गया और बोल दिया गया कि जैसा आप 1965 में सह अस्तित्व दोनों आदमी निभा रहे थे वैसा ही निभाते रहे। इस समझौता में कह दिया गया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया, इसमें कोई ज़्यादा लंबा निर्णय नहीं लिया गया। शिमला समझौता में देखोगे 2 नंबर में पूछेगा शिमला समझौता, तो बता देना शिमला समझौता 1972 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता का मूल मकसद था 1971 में बांग्लादेश में हो रहे युद्ध को रोकना और दोनों का सह अस्तित्व स्थापना करना। दोनों एक दूसरे में आंतरिक हमला नहीं करेगा, एक दूसरे का मदद करेगा, संप्रभुता और अखंडता का मान सम्मान करेगा, इस समझौता में बोला गया। तो 2 नंबर में पूछेगा तो डेट बताओगे किनके बीच हुआ था और इसमें क्या मकसद था, इतना सब बता देना, 2 नंबर में हो जाएगा।